साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे शानदार प्रश्नों को देखेंगे। लगभग इसमें 50-60 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही गेस क्वेश्चन हो सकता है। साथियों आप सभी को बता दूं कि मेरे द्वारा कराए गए तमाम प्रश्न लगभग आपके STET जो हुआ है संगीत का, उसमें 95% क्वेश्चन जो हमारे वीडियो में कराए गए हैं ऑलरेडी कंसेप्ट के माध्यम से या अभ्यास के माध्यम से, वहीं आपके देखने को मिला। आप सभी का कमेंट भी आया। जिनका भी साथी का एग्ज़ाम अच्छा गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ें और मैं आपके लिए ऐसे ही अभ्यास सेट कराता रहूँगा और आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। अगर आप इस वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों मैं चाहूँगा कि आप मुझे हमारे चैनल को सपोर्ट करके मुझे भी मोटिवेशन प्राप्त करने का अवसर ज़रूर दें, ताकि आपके उस सहयोग से मैं भी आगे बढ़ सकूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लग रहा हो तो, और कमेंट पे अपना विचार जरूर रखिए। साथियों जो PGT का एग्ज़ाम STET का होने वाला है उसमें भी आपको बहुत सारे प्रश्न हमारे इस चैनल से, एजुकेशन गैंगवेज चैनल से आपको देखने को मिलेगा। आप विश्वास के साथ अभ्यास करिए और किसी अच्छे बुक को खुद से भी सेल्फ स्टडी करते रहिए, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। साथियों आप सभी को एक और सूचना दे दूं, BPSC TRE 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला था फ़िलहाल के लिए स्टे लगा हुआ है। आप सभी को ये नहीं सोचना है कि एकदम के लिए स्टे लगा हुआ है। स्टे का मतलब हुआ है कि किसी कारणों से, और कारण ये है कि अतिथि शिक्षकों का जो मामला था, जिनको प्रतिवर्ष के लिए 5 नंबर और मैक्सिमम के लिए 25 नंबर देने का वो हाई कोर्ट आदेश किए हैं। उन्होंने केस किया था, जो गेस्ट टीचर थे उन लोगों ने उस पर केस वगैरह किए थे, तो इसका उन्होंने डिसीजन दिया है हाई कोर्ट पटना ने। तो सरकार इस पर क्या संशोधन कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही एग्ज़ाम देखने को मिलेगा TRE 3, चूँकि TRE 4 भी अगस्त में लेने हैं, तो मेरे देखने से बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा, ठीक है। आप सभी अपने तैयारी में लगे रहें। चलिए प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। जैसा भी होगा, जो भी सूचना होगा, बीच बीच में हम लोग बात करते रहेंगे। साथियों कुछ कारणों से इधर मैं प्रश्न थोड़ा सा लगातार नहीं करा पा रहा हूँ, किसी कारण से मैं बिजी हूँ, लेकिन आप सभी निश्चिंत रहें। आपके एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम के बाद तक मैं तमाम प्रश्नों के साथ आपके साथ रोज़ मिलता रहूँगा। चलिए, वृत्ति के कितने प्रकार होते हैं? साथियों वृत्ति होता क्या है? देखिए वृत्ति जो होता है ना, रामायण काल में इसको लय बोलते थे, ठीक है। ताल को ही, मतलब लय जो होता है, लय को ही रामायण काल में वृत्ति बोलते हैं। आप इसका पर्यायवाची समझ सकते हैं लय का। तो लय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत, ठीक है। गदिगण बोल किसके मतलब बोल हैं? जो गदिगण है ये किसके बोल हैं? तो साथियों ये पखावज का बोल है, खुले बोल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तबले की पूरी लिखा हुआ है। साथियों मिस टाइपिंग अगर हो तो आप क्वेश्चन की भावना को समझते हुए एडजस्ट कर लेंगे। हो सकता है टाइपिंग में किसी तरह का मिस टाइपिंग हो गया हो, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर हमारे माध्यम से किसी प्रश्न में, और भी प्रश्न में या किसी भी वीडियो में अगर मेरे से भी थोड़ी बहुत भूल भी हो जाती है, चूँकि मैं भी इंसान हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे से भूल नहीं हो सकती है, तो आप उसको भी दिल पे ना लेंगे, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे ताकि उसको अगले वीडियो में सुधार कर दिया जाए। चलिए, तबले की पूड़ी किस पशु की खाल से बनती है? तो जो पूड़ी होती है ना, ये बकरी की खाल से बनी होती है, और बद्धी जो होती है वो ऊँट की खाल से बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विष्णु दिगंबर पलुस्कर का क्षेत्र क्या था? यानी कि जो विष्णु दिगंबर पलुस्कर थे, संगीत के किस क्षेत्र से उनका संबंध था? तो उनका जो संबंध था, आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, गायन से संबंध था उनका। सितार पर चिकारी के तार कितने होते हैं? साथियों सितार पे टोटल 7 तार होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके अंतिम 2 तार जो होते हैं वो चिकारी के तार होते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 7 स्वर से कितने स्वर प्रस्तार बन सकते हैं? ये मेरुखंड का जो तान होता है, मेरुखंड तान, उससे संबंधित ये प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। आप सभी को स्वर प्रस्तार के माध्यम से कितने स्वर के माध्यम से कितने स्वर प्रस्तार बन सकते हैं, स्वर प्रस्तार तान बन सकते हैं, ये मैं पिछले कुछ वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ साथियों, किसी भी वीडियो को आप कृपया स्किप ना करें। मैं किस वीडियो में कौन सा कंसेप्ट दे देता हूँ ये मुझे भी नहीं पता है। मूड के हिसाब से या प्रश्न जब बनाते समय या ढूंढते समय जो मिलता है वो आप सभी को दे दिया जाता है। मेरा ये टारगेट है कि सारे वीडियो के माध्यम से
आपका जो बीपीएससी का, एसटीईटी का या अन्य भी जो संगीत का टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है, उनके जो भी टॉप सिलेबस होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, उसको बार बार अभ्यास करा दिया जाए। तो चलिए 7 स्वर से स्वर प्रस्तार जो होते हैं वो 5040 बनते हैं टोटल। तो हम लोग का आंसर ये 5040 हो जाएगा। विलंबित ख्याल के साथ संगति करने में निम्न में से किस ताल का प्रयोग होता है? ये लाल मिसटाइपिंग लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको ताल पढ़ेंगे। ये निम्न में यानी कि जो ऑप्शन में जो हम लोग का दिया हुआ है, इसमें विलंबित ख्याल के साथ संगति करने में कौन सा ताल प्रयोग होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एंड क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन आंसर एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, विलंबित ख्याल के साथ संगति करने में हम लोग का जो तिलवाड़ा ताल है इसका प्रयोग होता है। तबले की बद्धी किस पशु के खाल से बनता है? तो तबले की जो बद्धी है वो ऊँट की खाल से बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राग शब्द को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? यानी कि जो राग शब्द है इसका पर्यायवाची आप समझ सकते हैं, तो पाश्चात्य संगीत में इसको क्या कह सकते हैं? तो जो राग शब्द है ना, इसको वेस्टर्न म्यूजिक में जैसे हमारे यहाँ राग समझा जाता है, उस तरह से वहाँ पे राग के सेंस को मेलोडी में समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राग में 12 स्वर लगते हैं? यानी कि 12 स्वर, 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर लग जाते हैं टोटल स्वर। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा, इसमें नन हो जाएगा। क्योंकि किस राग में स्वर लगते हैं, अगर आपके दिमाग में भैरवी आ भी रहा हो, ठीक है, तो भैरवी इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि भैरवी में रे गा धा नी कोमल लगता है। ठीक है, उसमें म तीव्र छूट जा रहा है। लेकिन एक तरह से भैरवी हम लोग का आंसर हो भी सकता है, लेकिन नहीं, कैसे कर सकते हैं? अगर 7 शुद्ध लेते हैं और 4 विकृत ले सकते हैं तो 11 ही हो रहा है, तो हम लोग का आंसर नन हो जाएगा। ठीक है, मध्यम ग्राम में कितनी श्रुति है? किसी भी ग्राम में 22 ही श्रुति होती है। तानपुरा निम्न में से किसके सहारा से बजता है? तानपुरा जो है ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी एलिमिनेट आंसर। तो जो हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम लोग एलिमिनेट करेंगे आंसर। तो तानपुरा निम्न में से किसके सहारा से बजता है? तो जैसे जितने भी लोग संगीत सीखते हैं, तानपुरा आप लोग बजाते हैं तो उंगलियों के माध्यम से आप बजाते हैं ना, तो हम लोग का उंगली आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, राग भीम पलासी का वादी स्वर क्या है? तो राग जो भीम पलासी है उसका वादी स्वर म होता है साथियों। ठीक है, काफ़ी थाट का ये राग है। साथियों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका सपोर्ट मुझे जितना मिलता है मोटिवेशन प्राप्त होता है, और मुझे काम करने में थोड़ा सा उत्सुकता होती है, ललक होती है, और आपके सहयोग से ही मेरा भी मतलब कि मैं भी आगे बढ़ पाऊँगा। आप सहयोग करेंगे तो मुझे भी मेहनत करने में मज़ा आएगा और आपके लिए मैं लगातार काम कर सकूँगा। तो साथ ही आपसे निवेदन है कि आप मेरे लिए मेहनत करें, मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। साथियों, आप सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्रमोट करिए, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट मिले, मैं भी आगे बढ़ सकूँ। चलिए, सितार का पहला तार किस स्वर से मिलाते हैं? सितार का जो पहला तार है वो मध्यम से मिलाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। अलाप्ती गान किस प्रकार का गान? तो अलाप्ती गान जो है यह अनिबद्ध, अलाप्ती क्या है? आलाप का एक प्रकार है। तो अलाप्ती गान जो है अनिबद्ध होता है। आलाप कोई भी वह निबद्ध नहीं होता है, वह स्वतंत्र रूप से उसको गाते हैं। हम लोग का आंसर अनिबद्ध हो जाएगा। साथियों, हम लोग ऑप्शन के हिसाब से और क्वेश्चन को देखते हुए बहुत सारे आंसर को लगाते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से इतना ही क्वेश्चन मिल रहा है, कंसेप्ट भी बिल्डअप हो रहा है। किसी जैसे कि मैं यहाँ पे समझाया हूँ कि जो स्वतंत्र रूप से गाते हैं वह अनिबद्ध होता है, यानी कि उसमें राग और ताल का वो कोई नियम नहीं होता, वह स्वतंत्र रूप से बिना राग और ताल का, अब आपका बिना ताल का हो सकता है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हुआ कि अनिबद्ध क्या है? जो ताल से रहित है। तो इस तरह से हम प्रश्न का ये अभ्यास कराते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आपका कंसेप्ट भी बिल्डअप हो। अलाउद्दीन खान का घराना क्या है? तो अलाउद्दीन खान का घराना जो है मैहर घराना है। साथियों, मेरा टारगेट रहता है हमेशा कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराने का। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को फास्ट लेकर चल रहा हूँ ताकि आपके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। राज लिखा हुआ है, ये राग पढ़िएगा। राग सोहनी की थाट क्या है? तो थाट जो है थोड़ा सा ये मिसटाइपिंग हो जाता है दोस्तों, तो उसको आप लोग ध्यान नहीं देंगे। बस आपसे ये समझेंगे कि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, राग सोहनी का थाट क्या है, यानी कि किस थाट का राग है? तो मारवा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कथकली जो नृत्य है
वह आपका केरल का है। ठीक है। नौहार बानी किसके लिए प्रसिद्ध है? नौहार बानी आपके धमार, ख्याल, तराना किसी के लिए नहीं, ये ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है। वैसे जितने भी बानियाँ हैं वो ध्रुपद के लिए ही हैं। ध्रुपद की 4 बानियाँ होती हैं। ठीक है। कौन कौन सी बानियाँ होती है और उनके प्रवर्तक क्या है, ये सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ साथियों। इसलिए मैं बोलता हूँ आप प्रत्येक वीडियो को देखिए। प्रत्येक वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल मैं देने के प्रयास में रहता हूँ। चलिए, अल्बर्ट आइंस्टीन जो आपके हमारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंस के टॉपिक पे इन्होंने काम किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या वाद्य या बात लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न का ये मतलब है कि वाद्य कौन सा वाद्य बजाते थे, तो इसका आंसर वायलिन हो जाएगा। पंचम सवारी ताल में कितने ताल होते हैं? ठीक है, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जल्दी में टाइप करना पड़ता है तो थोड़ा सा हो जाता है, उस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। तो पंचम सवारी ताल में 15 मात्रा होती है। राग तरंगड़ी के लेखक कौन हैं? तो राग तरंगड़ी के लेखक लोचन कवि हैं। ठीक है। आगरा घराने के महान कलाकार उस्ताद फयाज खान का उपनाम क्या था? तो उस्ताद फयाज खान का जो नाम था प्रेम पिया था। चतुर पंडित किसे कहा गया? चतुर पंडित किसे कहा गया? ना रविशंकर को कहा गया, ना फयाज खान को, ना पलुस्कर को। चतुर पंडित कहा गया भातखंडे जी को। ठीक है। विष्णु नारायण भातखंडे को कहा गया। तो हम लोग का ऑप्शन इसमें है नहीं विष्णु नारायण भातखंडे, तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन हैं? ग्वालियर घराने के जो संस्थापक हैं आपके नथन पीर बख्शी इसके आंसर हो जाएंगे। पक्की होरी को किस ताल में गाते बजाते हैं? तो ये धमार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। गणितीय विधि से हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध मध्यम से कितने थाट होते हैं? साथियों, ये थाटों के विषय में इस प्रश्न का थोड़ा सा मैं 27 नंबर प्रश्न का थोड़ा सा कंसेप्ट मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे दक्षिणी संगीत में 72 मेल माने गए, ठीक है, उसमें से 19 प्रयोग में लिया गया। ठीक है। वैसे ही हमारे उत्तरी संगीत में, हिंदुस्तानी संगीत में 32 थाट माने गए, लेकिन उनमें से आपके भातखंडे जी ने 10 थाटों का वर्गीकरण किया और 10 थाटों को ही प्रचलित किया गया। लेकिन इन 32 थाटों में 16 थाट शुद्ध मध्यम से बनाए गए और 16 तीव्र मध्यम से। ठीक उसी प्रकार 72 मेल जो दक्षिण में हुआ 36 तीव्र से और 36 शुद्ध से। लेकिन गणितीय विधि से हिंदुस्तानी संगीत में, यानी कि उत्तरी संगीत क्या बोल रहा है, शुद्ध मध्यम से कितने थाट होंगे? तो 16 में अगर आधा कर देंगे तो हम लोग का शुद्ध मध्यम 16 हुआ, 32 का आधा करेंगे तो ठीक है, और 16 तीव्र हो गया, तो हम लोग का जो आंसर हुआ वो 16 हो जाएगा। साथियों, मैं प्रत्येक प्रश्न को आपको इस तरह से समझाने का प्रयास करता हूं और किसी भी वीडियो में मेरा यही प्रयास रहता है कि आपको मैं ज़्यादा बेटर से बेटर अभ्यास करा सकूं, प्रश्न दे सकूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सके। आप लाभान्वित होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको सफलता मिलेगी तो मेरे लिए, आपके दिल से मेरे लिए आशीर्वाद निकलेगा, दुआ निकलेगा, तो मेरे लिए बिल्कुल फलीभूत होगा। आपके उस प्यार से, आशीर्वाद से मैं भी आगे बढ़ सकूँगा। चलिए, जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित है? तो जाकिर हुसैन जो है पंजाब घराने से संबंधित है। बहुत ही अच्छे ये तबला वादक थे। ठीक है। बहुत ही फेमस तबला वादक हैं, बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं। 3 ताल के चौगुन में कुल कितनी मात्राएं होती है? 3 ताल, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये तो सभी लोग जानते हैं 16 मात्रा का है। चौगुन क्या है? उस 3 ताल का 16 का चौगुन आप करेंगे, यानी कि 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं साथियों। हारमोनियम किस स्केल का आधारित वाद्य है, यानी कि किस स्केल पे आधारित वाद्य है? तो इसको भी मैं समझा चुका हूँ। टेम्पर्ड स्केल जो होता है उसके आधार पे, ठीक है, ये समानांतरी इसका हिंदी होता है टेम्पर्ड का, वो उसके आधार पे आपका ये हारमोनियम का आविष्कार हुआ है। ये विदेश में ही हुआ है, हारमोनियम विदेशी वाद्य है। हालांकि ये अब तो हमारे हिंदुस्तानी में एकदम फेमस हो चुका है। घर घर जितने भी संगीत प्रेमी है, बिना हारमोनियम का काम नहीं चलता है। चलिए, कर्नाटक संगीत का शोध मेल कौन सा है? शोध नहीं साथियों, थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। शुद्ध मेल कौन सा है? ऑप्शन को देखते हुए हम लोग आंसर कनकांगी हो जाएगा। जैसे हमारा बिलावल है उस तरह से कर्नाटक संगीत का कनकांगी है। जब ताल में यदि 2 मात्रा, जब ताल नहीं, ये झप ताल है। ठीक है। क्वेश्चन बनाते समय मैं ध्यान दिया था। झप ताल में यदि 2 मात्रा और जोड़ दी जाए तो कौन सा ताल निम्न में बनेगा? यानी कि जो ऑप्शन दिया उसमें झप ताल देखिए 10 मात्रा का होता है, उसमें अगर हम 2 ताल और जोड़ देंगे तो 12 मात्रा हो जाएगा।
तो ऑप्शन में क्या है, 4 ताल है, 4 ताल 12 मात्रा का हो जाएगा, 4 ताल आंसर हो जाएगा। 10 थाट के प्रतिपादक किन्हें माना गया, तो विष्णु भातखंडे को माना गया। कश्मीरी खेमटा ताल में कितनी मात्राएं होती है? साथियों कश्मीरी खेमटा ताल में 6 मात्राएं होती है। साथियों आप निश्चिंत होकर के हमारा साथ दें, चैनल पे बने रहें, चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखिए। आपके हर तरह का प्रश्न, राग से, थ्योरी से, जितने भी आपके सिलेबस है, सभी तरह का प्रश्न आपको बिल्कुल करा दिया जाएगा। आप जैसे स्टेट में आप प्रमाण देख ही लिए, अब मेरे द्वारा कराए गए बहुत सारे प्रश्न आपको लाभान्वित किया है, उसी तरह से आप विश्वास बनाए रखें। आपका आगे वाला जो भी एग्ज़ाम है, STT का हो चाहे या BPSC TRE 3 का किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें आप बिल्कुल लाभान्वित होंगे। अमार सोनार बंगला का संबंध, यानी कि ये जो अमार सोनार बंगला जो गीत है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, वह किससे संबंधित है? तो ये स्वदेशी, देश के लिए उन्होंने इसका रचना किया था। रविंद्र संगीत में ताल का कौन सा चरण नहीं होता है? तो रविंद्र संगीत में ताल में आपका खाली नहीं होता है। राग मियाँ की सारंग किस थाट का है? राग मियाँ की सारंग काफ़ी थाट का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संकीर्ण राग का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, संकीर्ण राग का मतलब होता है 2 से अधिक रागों का जब मिश्रण हो जाता है तो उसे संकीर्ण राग कहते हैं। ठीक है, राघव ध्वनि किस प्रति का राग है? रागहंस। ये मैं क्वेश्चन जब बना रहा था मुझे याद है, ये थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया है। रागहंस ध्वनि, रागहंस ध्वनि नहीं, रागहंस ध्वनि किस पद्धति का राग है? साथियों जल्दीबाजी में क्वेश्चन बनाने में आपके लिए थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो जाता है। मैं क्या करूँ, थोड़ा सा मैं ये समय अपने समय को निकालते हुए, ठीक है, उस शेड्यूल में से कुछ समय निकालते हुए आपके लिए प्रयास करता हूँ कि कुछ प्रश्नों का अभ्यास करा दूँ। तो थोड़ा सा अगर कहीं पे भूल मेरे से हो जाती है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, उसको एडजस्ट करिएगा। रागहंस ध्वनि किस पद्धति का राग है? तो ये आपका दक्षिणी संगीत का है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39 का, ये हम लोग का सही हो जाएगा। राग भैरवी का गायन समय क्या है? राग भैरवी का जो गायन समय है प्रातः काल है। ठीक है, सुबह का संधि प्रकाश राग है। पन्नालाल घोष किससे संबंधित है? पन्नालाल घोष बहुत ही फेमस बांसुरी वादक थे। राग की उत्पत्ति किसके माध्यम से हुई? कोई भी राग थाट के माध्यम से उत्पन्न हुआ है। बाबुल मोरा नैहर छूटो जाओ बंदिश की रचना किसने किया? तो बाबुल मोरा नैहर छूटा जाओ वाजिद अली शाह। ये बाबुल मोरा नैहर छूटो जाओ का थोड़ा सा इतिहास ये मिलता है कि जब इनको लखनऊ में जब दरबार से इनको निकाला गया था, ठीक है, आपको अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है, उस समय बहुत ही कुछ दूसरी तरह की स्थिति थी, आप सभी इतिहास में पढ़े होंगे। तो उस समय जब ये अपने राज से निकल रहे थे तो इनके अंदर एक भावना जागृत हुई थी और उस समय ये बाबुल मोरा नैहर छूटो जा बंदिश की रचना किए, उसको गाते हुए अपनी भावना को व्यक्त किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह, जिन्होंने ठुमरी की रचना में बहुत ही सहयोग किया है। ठुमरी की रचनाकार में इनका नाम आता है। ताल की इकाई क्या है? ताल की इकाई जो होता है, ताल की सबसे जो इकाई मानते हैं वो मात्रा होती है। ताल की इकाई मात्रा ही होती है, मात्रा से ही स्पष्ट होता है ताल की लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन है 5/4 की लयकारी को क्या कहते हैं? साथियों 3/2 की जो लयकारी वाड़ होती है और 5/4 की लयकारी कुआड़ होती है और बियाड़ 7/4 को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 का मतलब है लाल लिखा हुआ लेकिन ताल पढ़िएगा। ताल का शुरुआती स्थान क्या है? जो ताल का शुरुआती स्थान है उसको सम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में यानी कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में अगर रूपक ताल में 3 मात्रा और जोड़ी जाए तो कौन सा ताल प्राप्त होगा? यानी कि जो निम्नलिखित ऑप्शन है इसमें अगर रूपक ताल में 3 मात्रा जोड़ दिया जाएगा, रूपक ताल में 3 मात्रा जोड़ दिया जाए तो ये जो ऑप्शन है इसमें कौन सा ताल प्राप्त हो जाएगा? तो रूपक ताल 7 मात्रा का हो जाएगा, उसमें 3 मात्रा जोड़ेंगे तो 10 मात्रा हो जाएगा। 10 मात्रा का कौन सा ताल होता है? आपका ये झप ताल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंचम सवारी ताल के 3 आवर्तन में कितने मात्रा प्राप्त होंगे? पंचम सवारी आपका 15 मात्रा है, उसके 3 आवर्तन में कितने होंगे प्राप्त? तो 3 से 15 5 बार में जाएगा ना, 5 मात्रा प्राप्त होंगे। लेकिन ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 5 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा नॉन हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्या रागों का संबंध रसों से है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो राग होते हैं उनका संबंध रसों से है, तो बिल्कुल हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। यानी कि कोई भी राग है वो रस पे आधारित है, जैसे चंचल प्रकृति का, गंभीर प्रकृति का। ये प्रकृति क्या होता है? यही तो रस है। तो कोई भी रागों का जो हम लोग गाते हैं उसका किसी न किसी रस से संबंध करके ही हम लोग गाते हैं, रस के आधार पे ही हम लोग गाते हैं, उसको अनुभव करते हैं। अगला क्वेश्चन है
सारंगदेव के ग्राम रागों की संख्या कितनी है? देखिए 264 सारंगदेव ने कुल रागों को माना है, 120 संगीत प्रजाति में माना है, लेकिन ग्राम राग एक अलग चीज़ है। तो सारंगदेव ने ग्राम रागों की संख्या मात्र 30 मानी है। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में हम लोग लगभग आपके 50 प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों का कंसेप्ट हम लोग देख लिए। तो 50 प्रश्नों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि आपको 70-80 क्वेश्चन तो हम लोग वैसे नॉर्मल देख ही लेते हैं। ठीक है, और भी मैं साथियों आपके एग्ज़ाम तक शानदार अभ्यास कराता रहूँगा, और बीच बीच में कुछ पुस्तकों का, जैसा कि आप सभी का डिमांड है, राग परिचय के चारों भागों का आधार एक बनाते हुए नोट्स का थोड़ा सा रिवाइज करा दे, तो मैं आपको ऑलरेडी इस चैनल पे करा चुका हूँ। राग परिचय के साथ साथ और भी उस चैप्टर को ध्यान में रखते हुए और भी कुछ बढ़िया पुस्तकों को आधार बनाते हुए, निचोड़ लेते हुए उसका हम लोग ज़रूर देख चुके हैं। लेकिन अगर आपका डिमांड आ रहा है तो आपके एग्ज़ाम से पहले मैं एक बार फिर से कुछ कंसेप्ट को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैं रिवाइज करा दूँगा। तब तक आप अभ्यास करते रहिए, प्रत्येक प्रश्न को देखते रहिए। क्वेश्चन का अभ्यास भी बहुत ज़रूरत है, इसी से हम लोग का स्कोरिंग भी होगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।